हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुप्राण, मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि सीयूईटी का फॉर्म निकल गया है और बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो आधार कार्ड है उसमें कुछ ना कुछ समस्या रहता है, प्रॉब्लम रहता है और साथ साथ कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि कैटेगरी सर्टिफिकेट से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। तो आज आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है यानी कि आधार कार्ड में या कास्ट सर्टिफिकेट में, तो आप उसको जल्द से जल्द अपडेट करवा लें, सही करवा लें, जिससे इन फ्यूचर दिक्कत ना हो। क्योंकि आप जानते हो आगे काउंसलिंग होगा, जब आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा और काउंसलिंग के बाद ही आपको कॉलेज मिलेगा, तो आपको वो चीज सही करवाना है। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अच्छे से देखिएगा। कहीं कुछ समझ में नहीं आया तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। एक और बात है स्टूडेंट, आपको किसी प्रकार का अगर हेल्प चाहिए तो आपको एक नंबर दिख रहा होगा 6393798060। आप इस पर अपना डाउट लिखकर भेज सकते हो। इस पर मतलब इसके व्हाट्सएप पर हम लोग उसको पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद आपके पास एक क्यूआर कोड जाएगा, आप 200 का पेमेंट करके हम लोगों से बात कर सकते हो और अपना एक एक डाउट समाप्त कर सकते हो। तो ठीक है स्टूडेंट, चलो बात करते हैं सीयूईटी के फॉर्म और काउंसलिंग में जो आधार कार्ड लगेगा और जो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा उसमें क्या क्या प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम आधार कार्ड पे। स्टूडेंट, अगर हम आधार कार्ड की बात करें तो सबसे पहले आप अपना उसमें नाम चेक कर लीजिएगा। अब नाम में आपको क्या चेक करना है? नाम में आपको अपना स्पेलिंग चेक करना है कि स्पेलिंग कहीं गलती तो नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उसमें जो सीक्वेंस है यानी सर नेम का, मिडिल नेम का और आपके मुख्य नाम का, उसमें आप सीक्वेंस देख लीजिएगा। सर किससे मैच करेंगे, कैसे पता चलेगा मेरा नाम कौन सा सही है? तो कक्षा 10 का यानी कि क्लास 10th का जो आपका मार्कशीट है उसमें जो आपका नाम लिखा है वही नाम होना चाहिए, सेम। उसमें कोई भी स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। जैसे मेरा अनूप कुमार राय ये नाम है, ठीक है ना, यही हमारा क्लास 10th के मार्कशीट में भी है, तो यही हमारा आधार कार्ड में भी होना चाहिए। सर नेम, मिडिल नेम, मेन नेम, सारा का सारा। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो क्लास 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपके आधार कार्ड में नाम होना चाहिए, स्पेलिंग भी और साथ साथ आपका सीक्वेंस भी। हाँ, एक बात मैं आपको और समझा देना चाहता हूं, कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां पे सरनेम पहले लिख देता है। जैसे मान लीजिए आपका मार्कशीट है तो उसमें सरनेम पहले लिख दिया और मुख्य नाम बाद में लिखा, जैसे महाराष्ट्र में। और आधार कार्ड में क्या होता है कि मेन नाम पहले लिखा और सरनेम बाद में लिख देता है। तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर किसी स्टेट का रूल है, वहां का नियम ही है, तो उसमें समस्या नहीं है। वहां के स्टूडेंट का अगर सरनेम आगे पीछे है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके स्टेट में ये रूल नहीं है तो आप बिल्कुल इस चीज को चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात हुआ नाम का, किसके अकॉर्डिंग आपको सही कराना है? क्लास 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग। दूसरे नंबर पे हमारा आता है डेट ऑफ बर्थ। आप डेट ऑफ बर्थ भी चेक कर लीजिएगा कि आपकी जन्म तिथि आधार कार्ड में और क्लास 10th की मार्कशीट में सेम है या नहीं सेम है। अगर वह सेम है तो कोई बात नहीं सेम है तो उसको आप अपडेट करवाएं। तो दूसरी बात, आप डेट ऑफ बर्थ चेक कर लीजिएगा। अब आते हैं बायोमेट्रिक पे। बायोमेट्रिक में स्टूडेंट, अगर आपने अंगूठा बहुत पहले लगाया था, 10 साल पहले, 15 साल पहले आपने चेक किया था, तो आप बायोमेट्रिक एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा और साथ साथ बायोमेट्रिक में फोटो भी चेक कर लीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका फोटो बहुत पुराना होता है और उसमें वो पहचान में नहीं आते हैं, क्योंकि आज के उनके लुक में, आज के उनके चेहरा में और बहुत पहले के बचपन के फोटो में बहुत डिफरेंस हो जाता है। तो अगर मान लीजिए बहुत डिफरेंस है, आपका बहुत बचपन का फोटो है, तो आप लोग उसको अपडेट करा लें, यानी कि नया फोटो लगवा लें। और अगर आप पहचान में आ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपको अपडेट कराने की जरूरत नहीं है। वैसे बायोमेट्रिक वाले बात में मैं आपको फिर से समझा देता हूं कि सबको कराने की जरूरत नहीं है। आप 10 साल पहले, 8 साल पहले, 12 साल पहले अगर आप अंगूठा लगाए थे और वो एक्सेप्ट हो रहा था और उसके बाद बहुत पहले आपका फोटो था, अब पहचान में नहीं आ रहा, या हो सकता अब आपका वो अंगूठा लगाने पे, थंब इंप्रेशन देने पे वो एक्सेप्ट ना करे, तो ही आप सही करवाइएगा। ये सबको जरूरत नहीं है। और आपने 1 साल पहले, 2 साल पहले, 2.5 साल पहले अगर आपने अंगूठा कभी लगाया था, वो एक्सेप्ट कर रहा है, तो आपको कराने की जरूरत नहीं है। 10 साल, 12 साल पहले अगर आपने कराया तो आपको जरूरत है। बात समझ में आ रहा है ना? इसे सबको परेशान होने की जरूरत नहीं है बायोमेट्रिक में, ठीक है। अच्छा, चौथे नंबर पे एड्रेस। एड्रेस भी आप चेक कर लीजिएगा। वैसे आप जानते हो कि बहुत सारे स्टूडेंट बार बार कहते हैं कि सर परमानेंट एड्रेस पे हमको सेंटर मिलेगा या फिर सर जहां हम प्रेजेंट में रह रहे हैं वहां पे मिलेगा। जैसे परमानेंट और प्रेजेंट की बात क्या हुआ, जैसे मान लीजिए मेरा परमानेंट एड्रेस क्या है कि मैं उत्तर प्रदेश का हूं, ठीक है ना, ब्रिजबनगंज में रहता हूं, ये मेरा परमानेंट एड्रेस है। वैसे प्रेजेंट टाइम में मैं कहां रहता हूं? मैं प्रेजेंट टाइम में देहरादून में रहता हूं। तो आप ये जान लीजिए कि आपको मैक्सिमम चांस है कि जो आपका परमानेंट एड्रेस है वहीं की इर्द गिर्द, आजू बाजू जहां सेंटर होगा वहीं आपको मिलेगा, आपके प्रेजेंट एड्रेस में नहीं मिलेगा, बहुत कम चांसेस है। तो आप परमानेंट एड्रेस देख लीजिएगा आधार कार्ड में आपका क्या है, उसकी स्पेलिंग वगैरह सही है कि नहीं सही है, क्योंकि इन फ्यूचर आपको दिक्कत हो सकता है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें फोन नंबर का, आपके आधार कार्ड से आपका फोन नंबर लिंक होता है। आप ये देख लीजिएगा जो फोन नंबर लिंक है वो फोन नंबर आपका है या नहीं है, पहली बात।
दूसरी बात ये देख लीजिए कि वो फोन नंबर आपका रिचार्ज है या नहीं रिचार्ज है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा फोन नंबर होता है कि आप रिचार्ज करना बंद कर देते हो तो उसमें नोटिफिकेशन नहीं आता, उसमें मैसेज नहीं आता है, तो आप उसको क्या करिएगा, रिचार्ज करके रखिएगा। तीसरा बात है कि वो हमेशा अच्छे नेटवर्क कनेक्शन में होना चाहिए, क्योंकि उस पर ओटीपी आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, अच्छे नेटवर्क कनेक्शन में रखिए। तो 3 बात का जरूर ध्यान दीजिए, पहला वो नंबर आपका हो, दूसरा उसमें रिचार्ज हो, तीसरा वो हमेशा अच्छे नेटवर्क कनेक्शन में हो। तो इतनी बात तो आपको आधार कार्ड से रिलेटेड देखना है। क्या क्या मैंने बताया, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, बायोमेट्रिक और फोन नंबर लिंक, इतनी चीज आपको आधार कार्ड में देखना है, क्योंकि आधार कार्ड में फॉर्म भरने में तो जरूरत पड़ ही रहा है, आपके काउंसलिंग में भी इसकी आवश्यकता पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि कैटेगरी सर्टिफिकेट पर, जिसको हिंदी में जाति प्रमाण पत्र या श्रेणी प्रमाण पत्र कहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट आ रहा है कि सर जाति प्रमाण पत्र और श्रेणी प्रमाण पत्र कौन से लेवल का होना चाहिए, क्योंकि ये 2 प्रकार का होता है, एक आपका स्टेट लेवल का होता है और एक आपका सेंट्रल लेवल का होता है। तो इसमें आपका सेंट्रल लेवल का लगेगा, क्योंकि जितने भी आपके सेंट्रल लेवल के एग्जाम होते हैं, जो आपके नेशनल एग्जाम होते हैं, जैसे सीयूईटी यूजी हो गया, नीट यूजी हो गया, एम्स पार हो गया, जेई हो गया, ये आपका सेंट्रल लेवल का एग्जाम है। तो यहां आपका सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट लगता है, ठीक है ना। और जो आपके स्टेट वाले एग्जाम है, जैसे नर्सिंग के लिए सीनेट हो गया उत्तर प्रदेश में, पैरामेडिकल के लिए सीपेट हो गया, आप अगर बिहार में चले जाओ तो नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए बीसीईसीई होता है, यहां पे आपका स्टेट लेवल का लगता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आपका सीयूईटी यूजी जो है वो नेशनल लेवल का एग्जाम है, यानी कि पूरे भारत के स्टूडेंट इस फॉर्म को भरते हैं, तो यहां आपका सेंट्रल लेवल का लगेगा। अब आप कहोगे सर कैसे पहचानेंगे कि सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट कैसे जाने या फिर स्टेट लेवल का कैसे जाने, तो उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आपको बगल में एक वीडियो दिख रहा होगा, आप ये वीडियो देखिए, आपको पूरा डिफरेंस पता चल जाएगा कि सेंट्रल लेवल क्या होता है, स्टेट लेवल क्या होता है। इस वीडियो का जो लिंक है वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां के थ्रू आप देख सकते हो। हाँ, एक बात और मैं भूल गया कि बहुत सारे स्टूडेंट का आधार कार्ड में लिमिट लग जाता है, यानी कि लिमिट लगने के बाद अगर वो अपडेट कराते हैं कोई भी चीज तो अपडेट नहीं होता है, तो लिमिट को कैसे हटाएं उस पर सुमन में वीडियो बना चुकी हैं, ये भी वीडियो आपको दिख रहा होगा, तो ये वीडियो आप देखिए और देखिए कि लिमिट क्रॉस कैसे हटाएंगे आप, ठीक है ना। इस वीडियो का लिंक भी आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, जहां थैंक यू फॉर वॉचिंग लिखा रहता है, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां के थ्रू आप देख सकते हो। तो आप 2 वीडियो जरूर देखिए कि कास्ट सर्टिफिकेट में सेंट्रल और स्टेट वाला कैसे पहचाने, दूसरा वाला कौन सा कि लिमिट क्रॉस कैसे हटाएं, ठीक है ना। ये दोनों वीडियो देखिए, इस दोनों वीडियो का लिंक वीडियो के लास्ट में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे बढ़ते स्टूडेंट, जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो किस डेट का होना चाहिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप जनरल में आते हो तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट यानी कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं लगता है, आपको केवल फॉर्म में जनरल लिख देना होता है, बस हो जाता है, क्योंकि आप लोग को आरक्षण नहीं मिलेगा जितने लोग जनरल में है, ठीक है ना। लेकिन अगर जनरल में एक स्पेशल कैटेगरी होता है जो आर्थिक रूप से थोड़ा कमजोर होते हैं, वैसे उनकी और भी क्राइटेरिया है, आप पढ़िएगा। जनरल ईडब्ल्यूएस उनका कास्ट सर्टिफिकेट लगता है, तो अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस में हो तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। वो आपके जो फॉर्म भराएगा तो उसमें जब फॉर्म भरने में जो लग रहा है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। वैसे जब आप एग्जाम दे लोगे, एग्जाम आपका 11 मई से 31 मई के बीच होना है, तो एग्जाम के बाद काउंसलिंग स्टार्ट होगा, तो काउंसलिंग में जब आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा तो आपका 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए। तो आपको 2 बार कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना होगा। अगर मान लीजिए आपने पहले से बनवाया है, 1 अप्रैल 2025 के बाद का है, ठीक है ना, तो आपको बिल्कुल बनवाने की जरूरत नहीं है, फॉर्म में आप यही लगवा दीजिए। उसके बाद काउंसलिंग में आपको जरूरत पड़ेगा तो आपको नया बनवाना पड़ेगा, ठीक है ना। और वहीं अगर हम बात कर दें ईडब्ल्यूएस के बाद ओबीसी एनसीएल का, तो उनका भी यही नियम कानून है, यानी कि ओबीसी एनसीएल वालों का भी 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए फॉर्म भरने में, और 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए काउंसलिंग में, ठीक। अच्छा, एससी एसटी की बात कर लें तो एससी एसटी का लाइफ टाइम वैलिड होता है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मान लीजिए बहुत पुराना हो गया, आपका 8 साल 10 साल 12 साल पुराना है, तो आप बिल्कुल उसको अपडेट करवा लें। लेकिन 2 साल 4 साल 3 साल अगर पुराना है तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि लाइफ टाइम वैलिडिटी होता है एससी और एसटी का। तो आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि जनरल का तो नहीं लगता है, लेकिन जनरल में अगर आप स्पेशल कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस हो और ओबीसी एनसीएल हो तो आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए फॉर्म भरने में, और 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए काउंसलिंग में। वहीं अगर आप एससी एसटी के हो तो आपका लाइफ टाइम लग जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन बहुत पुराना अगर हो गया 8 साल 10 साल पुराना, तो बिल्कुल आप उसको अपडेट करवा ले। तो ठीक है
है स्टूडेंट, आपका एक एक डाउट मैं समाप्त कर दिया। एक और बात बताना चाहता हूं कि सुमन मैम वन शॉट वीडियो बना रहे हैं बायोलॉजी का, जो कि हमारा एक चैनल है स्पार्क अप स्टडी करके, उस पे हर एक चैप्टर का वन शॉट वीडियो बन रहा है, आप उसे देख सकते हो, ठीक है ना। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कराया जा रहा है। दो प्लेलिस्ट बनाया गया है, एक आपका वन शॉट वीडियो का, दूसरा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का यानी कि पीवाईक्यू का। आप ये दोनों प्लेलिस्ट देखें, इन दोनों प्लेलिस्ट का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां के थ्रू देख सकते हो। कोई पैसा नहीं लग रहा है, फ्री में पढ़ाया जा रहा है। और एक बात और बताऊं, जो कि पहले भी बताया था कि अगर आपको हम लोगों से हेल्प चाहिए तो आप बिल्कुल बात कर सकते हो हम लोगों से। एक नंबर आपको दिख रहा होगा 6393798060। आप इसके व्हाट्सएप पे अपना डाउट लिखकर भेजें, हम लोग एक क्यूआर कोड भेजेंगे, आप 200 का पेमेंट करके हम लोगों से बात कर सकते हो और हम लोगों से किसी भी प्रकार का फॉर्म भी भरा सकते हो। तो ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। आप कमेंट जरूर करिएगा, कोई भी अगर आपका डाउट हो, मैं और सुमन मैम दोनों लोग वीडियो बनाने के लिए हमेशा तैयार हैं।